हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस में पहला चैप्टर 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम लोगों ने अभी तक की कहानी में केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि 4 तरह के यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग आज देखेंगे कि डीकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, यानी कि टूटना। ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन में यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएंगी। एक बेस फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, बेस फार्मूला। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए भी आपको बेस फार्मूला बताया गया था। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए भी बेस फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट यहाँ पे है, यानी कि कोई मटेरियल यहाँ पे है और ये इसको कुछ हीट देते हैं, यहाँ पे हीट लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डीकम्पोजिशन बिना हीट के या बिना एनर्जी के ये टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे ये टूट जाता है A प्लस बी में। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे रिएक्शन हुआ, तो इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया। टेस्ट ट्यूब में हमने रख लिया, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हमने रख लिया फेरस सल्फेट। क्या रखेंगे बाबू? फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट यहाँ पे हमने रख लिया और इसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया बर्नर। ठीक है, ये इस तरीके से बर्नर हमने कर दिया, इसको बुनसन बर्नर बोलते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ट्यूब मतलब होती है नली, देखो नली की तरह ये है, तो इसी में टेस्ट वगैरह करते हैं, तो इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब रख दिया गया। फेरस सल्फेट आपने यहाँ पे लिखा, मतलब कि यहाँ पे आपने लिया, तो फेरस सल्फेट को हमने हीट किया। तो फेरस सल्फेट को जब यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक काले रंग का मटेरियल मिलता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल सी चीज है, FeSO4, फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा बाबू? FeSO4। तो FeSO4 जो है यही फेरस सल्फेट है। जरा इस सल्फेट पे ध्यान दीजिए, जैसे इसके पहले कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन में बात की गई थी कि जहां कहीं भी CO3 होगा वहां पे अगर एनर्जी आप देंगे तो CO2 जनरेट हो जाएगा, और जहां पे CO2 मिलने वाला होगा किसी से, वहां पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले फार्मूला में आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरीके से आगे बिहेव करता है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट आपने लिया, तो फेरस सल्फेट लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसको आप हीट करते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने हीट कर दिया, यानी हीट एनर्जी यहाँ पे हमने दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको हीट करते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए Fe2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, SO4 सब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 8 है। ठीक है, 3 3 4 सब कंप्लीट है। तो आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट यहाँ पे आपने देखा, देखो यही चीज हुआ है, ये बेस फार्मूला जो है कोई एक प्रोडक्ट है और ये यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो प्रैक्टिकल यहाँ पे हुआ है
इसमें जब आप इसको लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो इस बात को यहाँ पे हम कैसे राइट करेंगे, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड। तो इसका मतलब हुआ कि जैसा कि हमने देखा। तो क्या देखा हमने, एज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन वी हीट, when we heat ferrous sulfate, ferrous sulfate, it breaks down, breaks down मतलब टूट जाता है, breaks down in ferric oxide, ferric oxide, sulfur, sulfur dioxide and sulfur, sulfur ट्राईऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई एक सिंगल मैटर है, मटेरियल है, जिसको हीट करने पर ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट में यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल में जैसे अब एक तो ये हो गया, दूसरे में भी ऐसा ही कुछ फिगर होगा, ऐसा ही प्रैक्टिकल करेंगे। एक और एग्जांपल में यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में लेकर के हीट कर दें, गर्म कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और प्लस CO2 जो गैस है ये इस तरीके से उड़ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है और यहाँ पे CO2 गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका नाम लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, कल इसके बारे में बात हुई थी। तो क्या नाम है इसका, क्विक लाइम, ठीक है, चूना। तो इसको क्या कहेंगे, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका यूज कहाँ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, तो एक लिख लेते हैं, एक सिंगल सी चीज है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। क्या बनाने में, सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के आइए, उसे गर्म कर दीजिए। जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलने लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के आएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट आपको लगभग हर जगह पे मिल जाएगा, है ना, सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट ही आपको लगभग देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जहां कहीं भी मिले उसको लेकर के आइए, उसको इंडस्ट्री में उसको हीट करिए, तो वहां पे टेम्परेचर देंगे तो होगा क्या कि वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड जनरेट होगा और कैल्शियम ऑक्साइड को सीधे आप सीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड मान सकते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आया। तो चलिए हम यहाँ पे एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, कंक्लूजन ये निकला कि व्हेन मतलब डेफिनेशन में आता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या निकल करके आती है, डेफिनेशन यही निकल के आएगी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा अभी। तो कोई एक सिंगल कंपोनेंट है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ सिंगल कंपोनेंट और रिएक्टेंट, अब इसको रिएक्टेंट ही बोलेंगे, क्या कहेंगे, एक ही तो है।
reactant breaks down to form simpler प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ कि वो एक से ज्यादा वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता है। ये डेफिनेशन इस तरीके के निकल करके आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is called decomposition reaction। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे आपने देखा, तो क्या देखा आपने कि कोई सिंगल कंपोनेंट है जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, या एक बड़ा कोई मैटर है ना, तो उसको जब हम हीट करते हैं, मतलब जब उसको एनर्जी देते हैं, सिर्फ हीट ही नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जब उसको हम हीट देते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, तो होता है क्या है कि वो अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। तो एक नई जानकारी जो आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे सल्फेट है, अगर उसकी बात हो रही है, तो वहां जो गैस की पॉसिबिलिटी बनती है, वो गैस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बन सकता है। और जहां पे कार्बोनेट है, वहां पे तो श्योर है कि कार्बोनेट जहां पे है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देखने की बात है कि ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी का यूज जब हम करते हैं और कोई कंपाउंड जब अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, तो इसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी, अब देखिए एनर्जी जो है वो कई तरह की होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह की एनर्जी का यूज करेंगे और उसी अलग तरह की एनर्जी के बेस पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के फॉर्म को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, यानी टूटने वाली जो रिएक्शन है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, वो यहाँ पे एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी इसे और इसे और क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिसिस शब्द पे। लिसिस का मतलब होता है तोड़ने वाला। ठीक है, तो लिसिस का मतलब होता है तोड़ने वाला, टूटने वाला, टूटना। ठीक है, टूटना। इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिसिस, यानी कि टूटना हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस।
ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे है डीकम्पोजिशन बाय लाइट, डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी एनर्जी यूज की जा रही है और उसी के फॉर्म में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे एक है थर्मल। तो थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल का मतलब क्या है? हीट। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये सब जो रिएक्शन हो रहे थे, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो यूज किया है, जो एनर्जी यूज किया है, वो है हीट एनर्जी। यानी ये जो एग्जाम्पल सभी हम लोगों ने देखा, ये एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट नंबर पे है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, यानी लाइट एनर्जी का यूज करके डिकम्पोजिशन कैसे होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला नंबर यहाँ पे डाल देते हैं थर्मल। तो क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये कुछ इस तरीके से हमने पहली हेडिंग लिख दिया। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या देखा? थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हीट का यूज होता है। तो हीट के यूज के लिए यहाँ पे इसके पहले का जो रिएक्शन हम लोगों ने देखा उसमें भी हीट का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, आइए हम लोग एक नए रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से वही बात, एक टेस्ट ट्यूब आप बनाइए, टेस्ट ट्यूब, उसके बाद फिर यहाँ पे बर्नर लगा दीजिए, स्टैंड वगैरह बना लीजिएगा। ये चलिए स्टैंड भी बना जाएंगे, इस तरीके से स्टैंड बना लीजिए, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ये स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बर्नर लगा दिया आपने और इस तरीके से ये लग गया। ठीक, तो ये स्टैंड हो गया, ऐसे करके रखा हुआ है। बाकी ये जाली वाली बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा लेड नाइट्रेट। क्या रखेंगे? लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट रख दिया हमने। चलिए इसके रिएक्शन को देखते हैं। देखिए नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट, चलिए इसका फार्मूला पहले देखते हैं। लेड नाइट्रेट क्या है? ये रहा पीबी। लेड को प्लम्बम बोलते हैं ना, तो पीबी उसका लेते हैं यहाँ पे। तो पीबी NO3 टेकन ट्वाइस। ठीक है, तो लेड के ऊपर +2 होता है, ये आपस में यहाँ पे आपस में जुड़ करके NO3 टेकन ट्वाइस यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट आपने ले लिया। अब हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया है, तो लेड नाइट्रेट जो है, अब इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज मतलब इसको हीट करेंगे। चलिए इसको हीट करते हैं। तो जब यहाँ पे आपने इसको हीट किया, ये लीजिए हीट कर दिए, ठीक है, गर्मी दे दिए। अच्छा यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे NO2 है, NO3 है, नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट में जो गैसेस की पॉसिबिलिटी होती है, देखिए जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, ठीक है, या फिर उसको जलाते हैं, तो उसमें से गैसेस निकलती हैं, कई सारी गैसेस निकलेंगी। यहाँ पे क्या, कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, किस चीज, कौन से गैस की पॉसिबिलिटी बन रही है? यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये दो तरीके के गैस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, और बाकी हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी निकल सकता है यहाँ पे। तो क्या इसमें से निकलता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका बन जाएगा लेड ऑक्साइड। क्या बन गया? लेड ऑक्साइड। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद हमें मिल जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या मिलेगा हमें?
ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे हमें मिलती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सिंगल कंपोनेंट या सिंगल कंपाउंड यहाँ पे टूट गया लेड ऑक्साइड में, यानी कि लेड नाइट्रेट टूट जाता है जब हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ, लेड नाइट्राइड टूटा यहाँ पे लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? याद हो जाएगा, लेड नाइट्रेट है PbNO3 टेकन ट्वाइस। PbNO3, NO3 एक पॉली एटमिक आयन है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर देंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला कल हम लोगों ने देखा था, हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहे थे, ब्रैकेट में कर दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये टेकन ट्वाइस बताता है कि 2 बार, यानी कि Pb के साथ यहाँ पे NO3 2 बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा, तो इसका नाम भी लिख लेते हैं भाई, है ना, जैसे कि याद रहे। इसको क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड। ठीक है, और ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई मतलब 2, तो 2 क्या है यहाँ पे, ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन। और बाकी ये लास्ट वाला तो ऑक्सीजन आपको पता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये भी गैस है, NO2 भी गैस है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, ये ब्राउन फ्यूम होता है, यानी कि ये ब्राउन कलर का यहाँ पे एक धुआं सा उठता है बहुत तेजी से, ये ब्राउन फ्यूम है। ठीक है, ब्राउन फ्यूम यानी कि यहाँ पे धुआं सा उठता है, भूरे रंग का धुआं उठेगा। ऑक्सीजन तो दिखता नहीं, लेकिन ये ब्राउन वाला दिखेगा आपको। लेड ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है, शीशा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड जो है उससे आप लेड निकाल सकते हैं, शीशा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतना हुआ। अब इसके डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगा यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हुआ है, वो भी हीट के द्वारा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन decomposition reaction is carried out मतलब किया जाता है, carried out by heat, किसके द्वारा हो रहा है, हीट के द्वारा। और यही डेफिनेशन बाकी दोनों में भी लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीट, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब लगे हाथ, बाकी पिछला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको भी यहीं पे लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि आप लगेगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अदर एग्जाम्पल आप क्या रख देंगे, वही फेरस सल्फेट वाला, फेरस सल्फेट आपने ले लिया, इसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे कि भैया इसको हम हीट कर दे रहे हैं। ये चलिए हीट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट वाला एग्जाम्पल रख देंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा CaCO3 वाला, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको भी हम कर देंगे यहाँ पे हीट। जैसे ही यहाँ पे हम हीट करेंगे इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। देखिए पूरा एकदम हूबहू इसी तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें सारी बातें लगभग हम लोगों ने बता दिया है।
तो क्या क्या बातें हमने बताया। सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल में ये सारी बातें निकल गई। आप चाहें तो डेफिनेशन पहले लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो आप कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पे एक सिंगल सिंगल कंपोनेंट लेंगे, फिर उसको 2-3 भागों में तोड़ेंगे। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसलिए यहाँ पे हम हीट का यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो बहुत इजी है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, कंपोनेंट जो है उसके नाम आप देख लीजिए। फेरस सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये सल्फेट है और ये फेरस है, तो फेरस और सल्फेट मिलके फेरस सल्फेट। ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, सब जगह पे हीट का यूज हुआ है, इसीलिए ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीट, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हीट के द्वारा होता है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हीट के द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है ये वाला लिख लेते हैं, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। नेक्स्ट नंबर पे अगली हेडिंग लिखिए, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट या डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी। डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी। अब यहाँ पे लाइट एनर्जी का आपको यूज करना है और डिकम्पोजिशन करा देना है। ठीक है, लाइट का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो ये रही खिड़की। ठीक है, ये मान लीजिए खिड़की है, यहां से आ रही है धूप। ठीक है, इस तरीके से मान लो धूप आ रही है, यहाँ पे आपने रखा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 चाइना डिश ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, मान लो इस पे भी इस तरीके से धूप आ रही है। ठीक है, तो एक जगह पे लिया है हमने AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे हमने लिया है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो AgCl और AgCl लिए हैं यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले जब AgCl को जब हीट किया जाता है, यानी यहाँ पे कौन सी लाइट आई है, सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट रखेंगे, ये सनलाइट हो गया। ठीक है, तो सनलाइट में क्या हुआ AgCl का, ये Ag प्लस Cl2 गैस में टूट जाता है। ठीक है, अब इसको फटाक से बैलेंस कर लेते हैं। Cl2 है यहाँ पे एक ही Cl है, तो यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 लगा दिए तो ये 2Ag हो गया, तो यहाँ पे 2Ag कर देंगे। ठीक है, तो सनलाइट से क्या हुआ, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट नंबर पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो है AgBr। अब AgBr को भी हमने यहाँ पे क्या दिया, सनलाइट। ठीक है, ये चलिए सनलाइट यहाँ पे दे दिया, दोनों देखो सनलाइट पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे AgBr में अब ये भी वही हाल होगा, यहाँ पे Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बाकी Br2 कुछ इस तरीके से ये टूट गया। ये बात समझ में आई। चलिए तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ये इतनी बातें हो गई, अब इसके बाद अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं। तो क्या डेफिनेशन रखेंगे, क्या लगता है आपको, क्या डेफिनेशन रखा जा सकता है। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हम रखेंगे यहाँ पे वही अपना पुराना वाला जो इसके पहले हम लोगों ने देखा। व्हेन डीकम्पोजिशन reaction when decomposition reaction is carried out, when decomposition reaction is carried out मतलब किया जाता है। when decomposition reaction is carried out by sunlight, ठीक है, या in the presence of sunlight। ठीक है, तो is called
is called decomposition by light एनर्जी। डिकम्पोजिशन बाई लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे कि दो कंपोनेंट यहाँ पे हमने लिया, AgCl और AgBr यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, और उस पर सनलाइट इस तरीके से गिरी और यहाँ पे हमने देखा कि वो काले रंग का हो जाता है। सिल्वर जो है वो इस तरीके से काले रंग में आ जाता है। तो इसका जो यूज है, कहाँ पे यूज करते हैं हम, ये जो प्रैक्टिकल हुआ है इसका यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट used in black and white फोटोग्राफी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपोनेंट बाय लाइट एनर्जी। इसका जो यूज है, इस यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं किस चीज में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में आपका निकल करके आता है, थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे फेमस जो यहाँ पे नाम दिया जाता है वो है इलेक्ट्रोलिसिस का। किस चीज का, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलिए तो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें साथ में लिखते चलिए तो नोट अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका दिया है बाबू इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इसको कहते हैं हिंदी में विद्युत वियोजन। हिंदी में विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और फिर वहां पे जो चीजें होंगी वो टूट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। डेफिनेशन पहले लिख लें, नहीं रहने दीजिए, पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में चलिए यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं मग। ठीक है, ये इस तरीके से मग है। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिक मग। भाई बिजली यहाँ पे प्रवाहित करने वाले हैं हम लोग, तो ये ध्यान में रखेंगे कि प्लास्टिक मग होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट मार देगी। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं दो टेस्ट ट्यूब ऐसे करके, ये इस तरीके से, और यहाँ पे लगा देते हैं रॉड ऐसे। तो कौन सा रॉड लगाएंगे, ग्रेफाइट। ये जो काले रंग का होता है ना ग्रेफाइट, ऐसे कलर का देता है। चलिए, ये जो रॉड यहाँ पे लगा है काले रंग का, इसको कहेंगे ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वही जो पेंसिल में होता है, पेंसिल में जो काले रंग का लगा हुआ है ना, उसको ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। ठीक है, तो पेंसिल लकड़ी होता है, ऊपर से लोग सोचते थे लकड़ी का ही बना हुआ है तो उसको स्विच वगैरह में डाल दो, है ना। तो इससे क्या हुआ है कि करंट लोगों को लग जाता था। तो इसीलिए अब आप पेंसिल में ऊपर देखेंगे काले रंग का लगा के देते हैं ढक्कन टाइप का पीछे के साइड में। भाई अगर उसको टच भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसको हटा करके आप जो ग्रेफाइट है उसको टच करके अगर आप उसमें डालेंगे ना तो फिर करंट मार देगा, क्योंकि ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक आइसोटॉप है, यानी कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, हिंदी में इसको अपर रूप बोलते हैं। चलिए, यहाँ से हमने लिया वायर, यहाँ से लिया वायर। ठीक है, और इसको यहाँ पे एक लगा दिया बैटरी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से दो घुंडी बना दिया
एक को कर दिया प्लस, एक को कर दिया माइनस। इसको जो है घुमा के लाए यहाँ जोड़ दिए और इसको लाए हैं माइनस में जोड़ दिए, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो माइनस वाले को हम यहाँ पे कहेंगे कैथोड, माइनस वाले को क्या कहेंगे कैथोड। ठीक है, और प्लस वाले को क्या कहेंगे एनोड। ठीक है, प्लस वाले को एनोड कहते हैं। तो और ये जो दोनों चीजें यहाँ पे लगी हैं, इसको इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या नाम देंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पे भर दिया हमने पानी। ठीक है, ये इस तरीके से भर दिया हमने वाटर, पानी भर दिया। तो पानी का फार्मूला क्या होता है H2O, पानी का फार्मूला H2O हो गया। अब इसी में पानी में हम लोग बिजली को प्रवाहित करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप इसको लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही यहाँ पे फ्लो होती है, वैसे ही यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन यहाँ पे बनेगा, रिएक्शन यहाँ पे बनता है H2O। H2O लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए हैं इसमें। और प्रोसेस क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे प्रोसेस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनेगी और इसको बैलेंस कर दीजिए। तो H2 है तो ये 2 लगा देंगे यहाँ पे 2H2O। ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में होता है और ऑक्सीजन निगेटिव होता है, यानी कि ऑक्सीजन माइनस में होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना, जो ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रोड में निगेटिव की तरफ भागेगा। ये जो हाइड्रोजन है वो किधर भागेगा निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना है, ऑक्सीजन बना है, हाइड्रोजन प्लस है ऑक्सीजन माइनस है, तो हाइड्रोजन प्लस होने की वजह से ये निगेटिव निगेटिव की तरफ भागता है और ये ऑक्सीजन माइनस होने की वजह से एनोड यानी कि पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो ये H2 जो है ऑन कहाँ पे जाएगा कैथोड। ठीक है, और O2 कहाँ जाएगा ऑन एनोड यानी कि एनोड पर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं डेफिनीशन पर। तो डेफिनीशन क्या बनेगी इसकी, डेफिनीशन, तो डेफिनीशन इसका बन जाएगा व्हेन decomposition, when decomposition reaction, when decomposition reaction is carried out by electric energy या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज कॉल्ड, यानी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और decomposition by electric एनर्जी, डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इतना हुआ। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल में यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो HCl, फिर यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, तो ये किधर जाएगा कैथोड की तरफ, निगेटिव की तरफ जाएगा
ऑन कैथोड, और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ऑन एनोड। ठीक है, अगला लिख लेते हैं एक और एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब जहां पे यहाँ पानी भरे थे, यहाँ पे मतलब कि वाटर भरा था, तो यहाँ पे HCl ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप NaCl ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि होगा यही कि यहाँ पे ये रिएक्शंस बनेंगे NaCl में, NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें सोडियम मिलता है प्लस क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है, सोडियम मिला प्लस क्लोरीन गैस मिली। अब देखिए सोडियम का यूज कहाँ करते हैं, सोडियम का यूज जो है बहुत सारी दवाइयां बनाने के लिए करते हैं। सोडियम का यूज हमारा हमारा जो हार्ट होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों की बॉडी के लिए सोडियम जरूरी है। इसके अलावा जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस का यूज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाएगा। क्लोरीन गैस का यूज बैक्टीरिया को मारने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, मतलब साफ सफाई के लिए, वाटर को साफ करने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा के बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल इसी का देख लीजिए, यहाँ पे H2O है, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस आप करवाएंगे तो आपको मिलता है H2 और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिलता है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिला है, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो पेशेंट जो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, वहां पे आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये एक फ्लेमेबल गैस है, यानी कि इसको हम लोग जो है इसको ईंधन के रूप में एज ए फ्यूल हाइड्रोजन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, इन टोटल हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो इसमें हुआ क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, तो इन टोटलिटी में होता यही है कि अब यहाँ पे हम कुछ बातें लिख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन reaction is the reaction in which a single compound is breathed by breaking gives two or more product by using heat energy, electric energy and light energy। ठीक है, लाइट एनर्जी का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने और भी देखा कि यहाँ पे हीट को दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है यहीं से हम लोग कल जो है फिर से मतलब अगले वीडियो में हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन से ही स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये इतना क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे
ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम लोग यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन से ही अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे ये जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे आपने देखा है, जितने रिएक्शन यहाँ पे आपने देखा वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी को दिया गया है। ठीक है, तो एंडो मतलब होता है अंदर, थर्मिक मतलब अंदर। यहाँ पे हीट एनर्जी अंदर की तरफ जाती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए लिख ही देते हैं। व्हेन the reaction in which या the reaction which is carried by using heat energy यानी कि हीट एनर्जी का यूज करके, हीट एनर्जी का यूज करके जो रिएक्शन होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शंस which need heat energy to be decomposed, यानी डिकम्पोज होने के लिए जब हीट एनर्जी का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वही एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, जहां पे लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस बना। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने फेरस सल्फेट लिया, यहाँ पे हमने दिया हीट, फेरस सल्फेट को भी हमने दे दिया यहाँ पे हीट। तो क्या बन गया यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं, वहां पे हीट एनर्जी जनरेट हो रही थी। और यहाँ पे जितने भी डीकम्पोजिशन मतलब हीट वाला जो है खास करके, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, कोई मैटर है जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और टूट जाएगा। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया टूट गया, एब्जॉर्ब किया टूट गया, एंडोथर्मिक इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे बाबू। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने डीकम्पोजिशन में क्या देखा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे चीजें डिकम्पोज हो रही थी। कैसे डिकम्पोज हो रही थी, क्या चीजें यूज करके डिकम्पोज हो रही थी, वो था एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर वहां पे सनलाइट की एनर्जी का यूज किया तो लाइट एनर्जी। ये कुछ एनर्जीज को यूज करके यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पर बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के मिलते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पर बने रहिए, कुछ न कुछ आप सीख के ही जाएंगे। जय हिंद।